बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0. सिर्फ होगा खाना पकाना भी। तो क्या आप रेडी हो? 3, 2, 1 थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। आपका नाम क्या है? निधि। और आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? डोसा। तो आप ये खाना चाहते हो? बास्केट में से कौन सा बास्केट अच्छा लगता है वो उठाओ। उठाए लीजिए और खाइए। पर आपको ये क्यों अच्छा लगता है? इसमें शुगर और वो शुगर मुझे पसंद है। आपको ये क्यों अच्छा लगता है? Because it is spicy. अगर आपको घर पे ब्रेकफास्ट बनाना है तो आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए? इसका मैं यूज़ करूँगी सलाद बनाने के लिए मूली का, और इसका यूज़ करूँगी मैं सब्जी बनाने के लिए। तो क्या आपको पता है कि आजकल के बच्चे ये जंक फूड क्यों खाते? ये क्यों नहीं खाते? पहली बात तो हम उन्हें पैसे देते हैं, फिर जाके वो ये खाते हैं। उससे अच्छा हम उन्हें घर पे लाके फ्रूट्स दे दे। जैसे क्या? टमाटर, ग्रेप्स। ऐसा क्यों? ये हेल्दी होता है। हमारे ऑडियंस में बैठे बच्चों और बड़ों ने कहा है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते। करेक्ट, धीरज भी नहीं खाता। मैंने इसका तू नहीं खाती है, मैं खाता हूँ। मैं भी खाती हूँ। चलो करेक्ट, मैं खाया। टाइम बहुत कम है और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी से चलेंगे मुंबई की सड़कों पर पता लगाने कि हमारा टेस्टी टेस्टी खाना कहाँ से आता है। ओवर टू प्राची सलाउद्दीन। हेलो हेलो हेलो। हमें आपके फेवरेट स्क्रैपी रिपोर्टर प्राची और सलाउद्दीन। लेकिन आज हम रिपोर्टर्स नहीं, आज हम करने हैं इन्वेस्टिगेशन। हम ये देखेंगे कि जो खाना मुंबई के आता है क्या वो जैविक खेती से आता है या नहीं। हाय, आप यहाँ पे क्या बेचते हो? यहाँ भेल है, सेव पूरी, पानी पूरी, दही पूरी और रगड़ा पूरी। कांदा भजी है, बटाटा भजी है, समोसा है, बटाटा वड़ा है, सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर। इसमें आप कौन कौन से सामान डालते हो? इसमें देखो कांदा है, बटाटा है, टमाटर है, कुरमुरा, सेव पूरी, कैप्सिकम, ऑनियन, बटाटा, धनिया है, कैरी है और नींबू है। ये सब सब्जी आप कहाँ से लाते हो? भाईकल्ला मार्केट। मार्केट से लेते हैं, नल बाजार से। और वो वहाँ पे कैसे आती है? वहाँ पे अब कैसे लेके आते हैं हमें तो मालूम नहीं है, मार्केट से लेके आते हैं खरीद के।
वासी से वो लोग लाते हैं, लेकिन वो खेत से ही एक्चुअली आता है वो। आपको जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती का मतलब पता है? नहीं। जैविक खेती बोलो तो जैविक या ऑर्गेनिक खेती का मतलब वो होता है कि जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करते हुए गोबर ये सब यूज करके हम खाद बनाते हैं और उससे हम खेती करते हैं, तो उसे जैविक खेती बोला जाता है। कि आप जो ये सब्जियां लाते हैं वो जैविक खेती से आती है? नहीं, ये तो खाद का ही होगा, ये जैविक खेती का chemicals नहीं, वाला है। केमिकल्स वाला ही। तो आपको क्या लगता है कि केमिकल खेती ज़्यादा मतलब अच्छा है या फिर जैविक खेती? जैविक खेती ऑब्वियसली। केमिकल खेती में मतलब सामान भी खराब हो सकता है और जैविक खेती में सब सामान भी अच्छा रहेगा। अगर आपको बोला जाए जो जैविक खेती से सब्जियां उगाई जाती है वो सब्जियों का इस्तेमाल करें तो क्या आप करोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, 100% करेंगे। नहीं, जैविक का ही लूँगा मैं, क्यों? क्योंकि पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा, अपने भी लिए अच्छा भी रहेगा। थैंक यू Thank you, sir, आपने Skype मुझसे से बात करने के लिए। मुंबई में स्ट्रीट फूड है यम्मी, लेकिन जैविक पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए चलते हैं जयपुर। मेरा नाम आरती है। मेरा नाम सोफिया। हम आए हैं आज जयपुर की सड़कों पर ये पता करने के लिए लोग जो खाना खाते हैं वो पौष्टिक है या नहीं है। पता करते हैं, चल के फॉलो मी। हेलो भैया, हम आपसे कुछ देर बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहाँ से आते हैं नारियल? गुजरात से आता, मोना मंडी से लेके आता हूँ। ये कौन से मौसम में आते हैं हर मौसम में आता हूँ। और इसको पानी पीने से क्या फायदा है? इससे कोई बीमारी नहीं लगती। आप ये क्या बनाते हैं? छोले कुलचे। धनिया डाल दिया, ये इसमें सलाद डाल दिया। आप ये नींबू पानी कैसे बनाते हैं? नींबू पानी में बर्फ डलता है, मसाला डलेगा और ये कंचे बोतल डलते हैं। आप ये जूस कैसे बनाते हैं? ये मशीन से चलाते हैं। ये जूस सबके लिए फायदेमंद है? खाद है बना, सबके लिए बढ़िया लगता आप ये पताशी खुद बनाते हैं? नहीं, बनी बनाए लाते। कैसे बनती है? ये तो आटे से बनती है, आटा, मैदा, सूजी डाली जाती है। अंकल ये क्या है सब? ये नमकीन है, स्वीट्स है। अंकल ये करने के अंदर क्या क्या पौष्टिक है? इसमें वो डालना चाहिए, पुदीना है, अदरक है, नींबू है। हम आपसे बात कर सकते हैं? बात करें में है। आप जो ये पताशी बेचते हैं इससे कोई किसी को नुकसान तो नहीं है? इसमें क्या नुकसान है? नुकसान होता तो कोई खाता ही नहीं। तो आपको लगता है इससे किसी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, नाश्ते की चीजें ये तो एक खाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। जयपुर में खाने के टिल्ले बहुत है, छोले कुलचे, गन्ने का जूस, वाह वाह वाह। लेकिन फल और सब्जियां पहले जैसे नहीं है। हमारा खाना कहाँ से आता है और कहा जाता है? हमारे रिपोर्टर्स कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। वापस मुंबई। हेलो सर। आप यहाँ पे क्या क्या बेचते हो? आलू बेचते हैं, प्याज बेचते हैं, लहसुन बेचते हैं, गोभी और मिर्ची है। कांदा वगैरह बेच रहा हूँ। अदरक, मिर्ची, टमाटर, गोभी, खोपला है। मतलब सारी सब्जियां बेचते हैं। ये कांदा बटाटा आता कहाँ से? वासी मार्केट से आता है। किसान जितने भी है सब वो वासी मार्केट में लेके आता है। वासी मार्केट से पूरा बम्बई खरीदते हैं माल। ये आता है पंजाब से आलू आता है, पंजाब से। और कांदा? ये नासिक से आता है। नासिक से आता है और अहमदाबाद इधर उधर से आता है माल। आपको जैविक खेती का मतलब पता है? नहीं तो मुझे क्या मालूम। नहीं पता। आपको जैविक खेती का मतलब पता है? हाँ, आप बता सकते हो? वो खादा बनता है, गोबर का बनता है ना, उससे बनता है। और ये कौन से खेती इस्तेमाल होती है, केमिकल वाली या जैविक वाली? जैविक वाली। वो केमिकल से ही सब कुछ पैदा होता है। तो जो आपके पास है वो जैविक खेती का है या फिर केमिकल? नहीं, जैविक खेती का है। मैं केमिकल वाला माल नहीं बेचती हूँ। तो आपको क्या लगता है केमिकल वाला ज्यादा अच्छा है केमिकल या वाला फिर अच्छा वो? नहीं, ये अपना अच्छा है। ये केमिकल वाला से खराबी पहुँचता है। आपका खाद का जो होता है वो सही रहता है। जैविक खेती अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा माल रहता है, थोड़ा दिन टिकता है। जो जैविक खेती तो सब्जियां बनती है उनका इस्तेमाल करें तो क्या आप करोगे? करेंगे ना। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। खाने वाला अच्छा रहे, खाके सूखी रहे, अच्छा रहे, बस वही चाहिए ना। क्योंकि सेहत के अच्छा होता है और टेस्ट में? टेस्ट में भी अच्छा रहता है। थैंक यू से बात करने। करने के लिए। थैंक यू प्राची, थैंक यू सलाउद्दीन।
वेलेस्का, तुम्हारी फेवरेट सब्जी कौन सी है? लौकी। और वो लौकी तुम कहाँ से लाती हो? मेरे घर के पास जो सब्जी वाला है ना, मेरी मम्मी वहाँ से लाती है। और क्या वो ऑर्गेनिक यानी जैविक है? नहीं, मेरी मम्मी ने कभी नहीं पूछा। लेकिन किशनगंज बिहार में हमारे रिपोर्टर्स ने सबसे पूछा है। और उन्हें क्या पता चला है? चलो उन्हीं से पूछते। ओवर टू सरस्वती एंड नाज़नीन। मैं हूँ सरस्वती और मैं हूँ नाज़नीन। हम आए हैं स्क्रैपी न्यूज़ से। हम देखने के लिए आए हैं कि किशनगंज में जो खाना खाया जाता है वो जैविक है या नहीं। क्या आपको पता है कि ये जैविक तरीके से उगाया गया है या नहीं? ना, इसमें तो खाद पड़ता ही है। ऐसे तो अभी सब सामान में ही पूरा खाद डाला जाता है। जब तक दवाई नहीं देगा तब तक केला नहीं उगेगा। ये फल कहाँ से आते हैं? नासिक, ये कश्मीर से आते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जैविक तरीके से उगाया गया है या नहीं? ये तो हमको मालूम नहीं है। हम लोग को बस उतना जानकारी नहीं है, हम लोग बस सामान लेके आते हैं। जैविक सामान तो हमेशा ही फायदा है, केमिकल नुकसान करता है। आज हमने किशनगंज में बहुत सारे लोगों से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मिलीजुली प्रतिक्रिया चल रही है। यहाँ जैविक तरीके से भी उगाया हुआ सामान खाया जाता है और रासायनिक तरीके से भी उगाया हुआ सामान खाया जाता है। हमें पता चला है कि किशनगंज में बहुत सारे लोगों को जैविक खाने के बारे में नहीं पता और इसलिए वो सिर्फ केमिकली ग्रोन खाना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करें? हमारी पूछताछ जारी रहेगी, पर अब हम जाएंगे जालंधर। जालंधर, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई थी। तो धीरज, हमारे पहले हीरो कौन है? हमारे पहले हीरो है जालंधर के ऑर्गेनिक फार्मर। तो चलो हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स के पास चलो। तो रिपोर्टर्स, क्या खबर है? हाय, मैं हूँ भवदी। मैं हूँ अवरीन। मैं हूँ रजनी और मैं हूँ रमन। हम हैं स्क्रैपी न्यूज़ से। हमने ये खबर सुनी है कि जैविक खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि ये सच है या झूठ। जैविक खेती वो किस तरह की खेती है? जैविक खेती इट मीन्स कि इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर मैं यूज़ नहीं करता है। जैविक खाद दूसरी खादों से अलग कैसे है? देखिए, उसमें कुदरत के जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं वो अपना काम करते हैं। जो खेत में रेसिड्यू होती है उसको सारे को दोबारा जैविक खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। हर साल फसल के ऊपर नए नए कीड़े आते हैं, क्योंकि जो पहले हम उसके ऊपर केमिकल छिड़काव करते हैं तो उस केमिकल को वो सहने के आदी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमें उसकी डोज और बढ़ानी पड़ती है। फ़ायदा है तो जैविक खेती क्यों नहीं करनी चाहिए? रासायनिक खेती के तो सारे के सारे नुकसान ही हैं। अगर आपकी फार्मिंग में कीड़े लग जाएं तो आप उसका क्या करते हैं? देखिए, यूजुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि कीड़े तब लगते हैं जब जो पौधा होता है वो वीक हो, अगर वो कमज़ोर हो तो उसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो प्लांट के अंदर नेचुरल शक्ति होती है कीड़ों से निपटने की, और दूसरे नेचुरल तरीके भी हैं, जैसे जो फ्रेंडली कीड़े होते हैं, जो कि जो बुरे कीड़े होते हैं उनको खाते हैं, तो उनको कैसे एनकरेज किया जाए। जैविक खाना हमारे लिए कैसे ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जो कि ये बहुत क्लियरली दिखाती हैं कि अगर आप सिर्फ 10 दिन के लिए पेस्टिसाइड वाला खाना छोड़ दें और जैविक खाना अपनाएं तो आपके बॉडी के अंदर केमिकली मेजरेबल चेंजेस होते हैं, जो कि आप मतलब लैब में साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूवन है। हमने बात करी जैविक किसानों से और हमें ये पता लगा कि जैविक खाना सच में बहुत अच्छा है। कि तुसी भी जैविक खाना खाओगे? तो आप भी जाइए, कुछ हेल्दी पका के खाइए, और तब तक के लिए हम जाके स्क्रैपी के साथ कुछ सब्जियां बेच के आते हैं। आलू ले लो, कांदा ले लो, बैंगन ले लो। ऑर्गेनिक यानी जैविक खाने से 10 दिनों में हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। वाह, कितनी अमेजिंग बात है ना। ऑर्गेनिक के बारे में धीरज और भी ज्यादा अमेजिंग बात है, और इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स प्राची और सलादिन गए गोवा। गोवा तो मैं भी गया हूँ, मुझे वहाँ के बीचेस बहुत अच्छे लगे। पर तुमने वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म नहीं देखा होगा ना। चलो आप देख लेते। ओवर टू गोवा। हम गोवा आए हैं और हम पीटर की तलाश में हैं। कहाँ है पीटर? चलो चलते हैं। पहले खाना खा लेना चाहिए था। हाय, क्या आप पीटर हो? हाँ, सही कहा। क्या अपना
अपना लंच खुद उगाते हो? हाँ, वो क्या है? वो दोनों बॉक्सेस वहाँ पे? वो मधुमक्खियों के छत्ते हैं। मैं अपना शहद भी खुद बनाता हूँ। आपके खेत में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं? फिलहाल लगभग 180। 180? जानवर कितने प्रकार के हैं आपके पास? हमारे पास हैं मुर्गे, बतख, कलंस, गिनी फाउल, कुत्ते, बिल्लियाँ, एक आध दो सांप। आपको ये जैविक खेत बनाने का ख्याल कैसे आया? हमें लगा कि इस तरह उगाया हुआ खाना खाते रहने में कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर हमने सोचा कि हम अब से सिर्फ जैविक खाना ही खाएंगे। यहाँ पर कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको स्कूल में उगाना बड़ा आसान है? अपने आसपास देखो, आपको जो भी दिख रहा है ये सब उगाना बहुत आसान है। जैसे कि ये है मल्टीविटामिन पौधा, इसको मीठा पत्ता भी बोलते हैं। ये कौन सा प्लांट है? इसको बुलाते हैं फ्लेमिंगो अमरांथ। ये है तुलसी, ये है मलक्कन स्पिनच। कुछ लोग कहते हैं कि अगर केमिकल्स का इस्तेमाल करें तो उत्पादन बढ़ता है। ये सच नहीं कि केमिकल से खेत का उत्पादन बढ़ता है। हाँ, ये सच है कि केमिकल से बंजर जमीन में भी खेती हो सकती है। वो कौन सा पौधा है लाल रंग का? इसे बुलाते हैं रोसेल या फिर गंगूरा। ये खट्टा है ना? खट्टा है। आप कुछ सांपों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैंने सांपों का जिक्र किया था। आपका उनके साथ क्या रिलेशन है? मैं बहुत बार सांपों का बचाव करता हूँ कि अगर लोगों को अपने आसपास की जगहों में सांप दिखता है तो मुझे बुलाते हैं। मैं उन्हें नुकसान पहुँचाए बिना वहाँ से निकालता हूँ। इतना भारी है। आराम से, आराम से। मैंने उसका सर पकड़ लिया है। क्या पेड़ पौधों में भी जान होती है? हाँ, बिल्कुल हमारे तरह। तो हमसे अलग कैसे हुए? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हम देख सकते वो नहीं देख सकते, हम चल सकते वो चल नहीं सकते, हम उन्हें काटते वो हमें नहीं काटते। तुम्हें पता है कि पेड़ पौधों को भी भोजन यानी खाना जरूरी होता है? अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता है कि मुजफ्फरपुर में हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स ने ढूंढे एक हीरो को जो पेड़ पौधों को लस्सी पिलाते हैं। लस्सी? हाँ, चलो चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। हाय, हमें स्क्रैपी न्यूज सर्विस से हमने ढूंढ निकाला एक ऐसे किसान को जो अपने खेतों में दही का इस्तेमाल करते हैं। दही? खेतों में दही? दही तो हम लोग खाते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं कि खेतों में दही का इस्तेमाल कैसे होता है। नमस्ते सर, हम है स्क्रैपी न्यूज सर्विस से। हमने सुना है आप दही की खाद से खेती करते हैं। जी। आप दही का प्रयोग खेतों में कैसे करते हैं? जो गायें हैं अपने यहाँ, उसका दूध लेंगे 2.5 किलो। 2.5 किलो दूध का हम उसको दही बनाएंगे। देखिए दही है, ये दही को हम लस्सी बनाएंगे। लस्सी बनाने के बाद वो उसका जो मक्खन आता है 5 किलो वर्मी कंपोस्ट में मिला के और जार में दे देते हैं। उसको दे के पानी डाल देते हैं, उसका दीमक खत्म हो जाता है। वो जो 5 लीटर जो बना लस्सी, तो उसको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। हमने लस्सी का स्प्रे कर दिया। जब ये धूप का टाइम होता है, इसका नशे जो है पत्ते के, सो ये खुल जाता है। जब भी हम इसको ऊपर से भोजन देते हैं दही का, तो ये पूरा पत्ता लेके पूरा पौधे तक आ जाता है। इससे पूरे भोजन मिलता है ठंडा के समय में। अगर गर्मी में अगर देते हैं तो पूरा भोजन नहीं मिलता। मैंने तो कंपोस्ट पहले भी देखा है, लेकिन कंपोस्ट में दही पहली बार देख रहा हूँ। धीरज, क्या पेड़ों को भी हमारे तरह ज्यादा दूध खाने से जुकाम होता है? अरे, ये तो हमारे रिपोर्टर्स पूछना भूल गए, लेकिन हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। जब तक आप हमारे सवाल का जवाब पता लगाते हैं, हम जाएंगे हमारे अगले स्क्रैपी हीरो के पास। वेल, इसका महाराष्ट्र में सबसे अच्छे अंगूर कहाँ मिलते हैं? मुझे पता है, नासिक। और नासिक में अंगूर के अलावा और क्या स्पेशल है? हमारे अगले स्क्रैपी हीरो जो अपने घर के छत पर गार्डनिंग करते हैं और अपना कंपोस्ट खुद बनाते हैं। मतलब घर के छत के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती? हाँ, है ना असम बात। उन हीरो से मिलने कौन गया है नासिक? हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स। चलो चलते, ओवर टू नासिक। ऑर्गेनिक 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 यानी जैविक खेती, इसकी तलाश में आज हम आए हैं सातपुर, नासिक। तो आज हमें पता चला है कि यहाँ पे एक हीरो है जिन्होंने
अपने घर के टेरेस पर जैविक खेती की है। तो चलिए जानते हैं जैविक खेती क्या होती है और इसके बारे में हम सवाल पूछेंगे। चलो तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। आप ये जो काम करते हैं, इसकी आइडिया आपको कहाँ से आई? मतलब बचपन से ही इसी जगह पे इसी एरिया में रहा हूँ, तो मुझे निसर्ग के साथ, नेचर के साथ बहुत लगाव था। तो मैं जो भी काड़ी कचरा था वो फेंकता नहीं था, तो मैं क्या करता था कि उसको जमा करके उसका खाद बनाता था। ये काम करते हो आपको कोई समस्या आई? यहाँ तो समस्या नहीं है। यहाँ टमाटर है, यहाँ मेथी लगाई है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ कैबेज है, यहाँ काली मिर्च जो बोलते हैं काली मिरी है। हमारे घर से सिर्फ अपना कागज का, प्लास्टिक के कागज या लोहे के टुकड़े होते हैं वही बाहर जाते हैं। बास आने वाला कचरा हम फेंकते नहीं है, इसी में किचन वेस्ट वगैरह इसी में लाके हम डालते हैं। मुझे घर जाने की बहुत जल्दी है क्योंकि मुझे इसे पकाना है। और ये कैसे पकी है यह आपको पता चलेगा हमारे स्टूडियो से। सो बैक टू स्टूडियो। बी स्क्रैपी। धीरज, मुझे भी स्क्रैपी हीरो बनना है। बिल्कुल संदीप सर की तरह। हाँ, क्योंकि मेरे बालकनी में भी प्लांट्स है, जैसे कि एलोवेरा है, मनी प्लांट है, बहुत सारे फूल वाले प्लांट्स हैं, जिनके लिए मेरे पापा दुकान से खाद खरीदते पर अब नहीं खरीदेंगे कि मैं अपना खाद खुद बनाऊंगी। ये हुआ ना स्क्रैपी आइडिया। थैंक यू धीरज, लेकिन खाद बनेगा कैसे? इसका अभी कुछ ही देर में हम मिलेंगे ऐसे हीरो से जो खुद का खाद खुद बनाते हैं। इससे पहले हम जाएंगे गोवा स्क्रैपी पकाओ के लिए। स्क्रैपी पकाओ मतलब स्क्रैपी गोवा जाके खाना पकाएगा? नहीं, स्क्रैपी तो नहीं, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स प्राची और सलाउद्दीन जाएंगे गोवा कुछ खास लोगों की बनाई हुई डिशेस खाने। और ये स्पेशल लोग कौन है? ये तो गोवा जाके ही पता चलेगा। ओवर टू गोवा। हाय गोवा। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज है संडे और हम हैं बीच पे। क्या आपने नाश्ता किया? हमने तो कर लिया। और जो पीछे सेटअप हो रहा है वो है हमारे लंच के लिए। वेलकम टू स्क्रैपी पकाओ गोवा। इससे पहले कि हम आपको हमारी टीम से मिलाएं, हम बताएंगे आपको कुछ रूल्स और बुलाएंगे हमारे एक स्पेशल जज को। वो है वर्ल्ड फेमस शेफ, शेफ रितु। And here we are. आपको क्या लगता है एक संडे के लंच में क्या क्या होना चाहिए? आप मेरा पेट का साइज देख रहे हो? इसमें तो कई चीजें आ सकती हैं। तो मेरे को संडे लंच को पराठे चाहिए, बर्गर चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, और जो बनेगा मैं तो सब खा लूंगी। आप हमारी टीम को एक कौन सा सजेशन देना चाहोगे? एक सब्जी से 10 चीजें बन सकती हैं। सो मजा तो तब है कि अगर हर टीम कुछ अलग चीज बनाए और कुछ हट के बनाए। क्या आप रेडी हो? मैं तो खाने के लिए रेडी हूँ। तो क्या आप रेडी हो? 3, 2, 1 स्क्रैपी पकाओ। भूख लग रही है। हाँ, थोड़ी जल्दी जल्दी, आपका टाइम बीत रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है। 3, 2, 1 टाइम अप। खाने का टाइम हो गया है। हाँ। यहाँ पे क्या बना है झकास टीम ने? अरे झकास बर्गर। हाँ, किशमिश, मटर और पालक के पत्ते। ये क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे वो नहीं, आपने सही बोला था, पालक अभी मैं खाऊंगा घर पे जाके।
ये तो गोवा स्टाइल टाको बन गया। इसके अंदर क्या डाला है आपने? मिक्स वेजिटेबल पूरा ये किया मैंने, कुक किया और कच्चा वाला और फिर वापस पालक का। तो अभी तक आपको क्या सबसे अच्छा लग रहा है? बीटरूट तो रोटी में डाली है। अच्छी बनी है, बहुत अच्छी है, थैंक यू। कौन से है? ये तो बहुत मुश्किल है यार। मेरे ख्याल से आज के दिन में हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार विनर्स हैं। कि संडे का मतलब खाने का दिन होता है, फन डे होता है। तो खाना पकाना सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं है, बट एक शौक बन सकता है आपके घर में। जब आपकी माँ पकाए या आपके फादर पकाए, नाना पकाए या नानी पकाए, आप जाके उनकी मदद करो। क्या पता एक दिन आप इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े मास्टर शेफ बन जाएंगे। हम इंडिया के अलग अलग कोने में गए, हमने वहाँ देखा कि इंडिया क्या खाता है। हम हीरो से मिले जो अपना लंच खुद उगाते हैं, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर हमने सोचा कि हम खुद का स्क्रैपिंग गार्डन उगा ले। ये और हमारी मदद के लिए आ रहे कुछ बहुत ही स्पेशल गेस्ट। वो एक हीरो है क्योंकि वो कम जगह में भी एक गार्डन उगा सकते हैं, एकदम सीधा। अपने वर्टिकल गार्डन बनने का कहाँ से सोचा? वाटर गार्डन में ये सब कम जगह बचत करने के लिए हमने ऐसा सोचा दीवार में लगाने के लिए। आपका जगह की बचत होगी, ये सब दीवार में आपका गार्डन तैयार होगा। आज हमने देखा कि इंडिया क्या खाता है, कैसे खाता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और कौन बनाता है, कौन उगाता है। अपनी मम्मी पापा की हेल्प कीजिए, अपनी रेसिपीज भेजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, SMS कैसे भी भेजिए, लेकिन जल्दी भेजिए। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए 3, 2, 1 ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का, नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओ स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? I'm sure you're all doing good. Well, last week के जो वीडियोस थे regarding प्राणायाम और योगा का इम्पोर्टेंस तो आपको समझ ही गया होगा, especially in your day-to-day activities. Well, आज हम कुछ और आसन के बारे में जानेंगे। आज का जो आसन है वो है एकाग्र चित्त, यानी वन माइंडेड फोकस, एक ही चीज पे ध्यान देना, उसके रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं इस आसन के बारे में। इस आसन के बारे में जानने के पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता ही है कि योगा का ओरिजिन हमारे इंडिया में ही हुआ था, भारत में ही हुआ था। सदियों से ये हमारे कल्चर में प्रैक्टिस किया जा रहा है। बहुत सारे ऋषिज महर्षिज ने नेचर को ध्यान में रखे, एनिमल्स को ध्यान में रखे, रिवर्स और ट्रीज को ध्यान में रखे अलग अलग पोस्चर्स बनाए। उनको नाम भी इन सब के बारे में सोच के ही दिया गया था, जैसे कि मांजरासन कैट रिलेटेड है, जैसे कि कुटमासन टर्टल के रिलेशन में है,
जैसे कि ताड़ासन पाम ट्री के रिलेटेड है, जैसे कि गरुड़ासन ईगल के रिलेटेड है। ये सब जो पोजेस है वो इन एनिमल्स की क्वालिटीज को ध्यान में रख के इनको नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का आसन जो हम सीखने वाले हैं वो है एक पदासन। ये पोस्चर भी बगुल पक्षी के गुणों से रिलेटेड है। जिस तरीके से बगुल पक्षी मछली के लिए एक जगह पे कई देर तक बिना हिले इंतजार करता है और मौका मिलने पे उसे उठा लेता है, वही क्वालिटी हमारे इस एक पदासन पोस्चर में है, जो है एकाग्र चित्त, वन माइंड फोकस। यही क्वालिटी हम इस पोस्चर, इस आसन से सीखेंगे। ये आसन करने से पहले हमें ध्यान देना है कि किसी को कुछ बैक इंजरी हो या आर्थराइटिस या वर्टिगो का प्रॉब्लम हो या किसी के नर्व्स वीक हो, वो ये आसन नहीं कर सकते। हमेशा की तरह ये आसन आप अपने मैट पे या कोई चटाई बिछा के उस पे कीजिए और हो सके तो निर्धारित समय और निर्धारित जगह पे कीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये आसन कैसे करते हैं। दोनों पैर सीधे रखिए, अपने हाथों की हेल्प से राइट फुट को लेफ्ट थाई के अंदर लेके जाएंगे एंड यहाँ पे बैलेंस होने के बाद हाथ नमस्ते, चेस्ट की तरफ, नेक एंड शोल्डर्स रिलैक्स्ड। आप किसी भी चीज की तरफ, सामने की तरफ ध्यान देके उसी की तरफ देखते रहिए। यहाँ पे आपका फोकस उसी चीज की तरफ रहना चाहिए। एंड अगर यहाँ पे अभी आप कंफर्टेबल है तो आप अपने हाथ ऊपर ले जाइए। वापस नेक और शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, लेफ्ट पैर की तरफ ध्यान देंगे। उसके बाद हाथ नीचे लेके आएंगे, राइट पैर को आगे झुकते हुए। अभी लेफ्ट पैर का हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर आपको पहली बार आप कर रहे हैं और आपको अगर नहीं चल रहा है बैलेंस करने के लिए, तो आप किसी दीवार का या दरवाजे का सपोर्ट ले सकते हैं। एक हाथ दरवाजे की तरफ या दीवार की तरफ रखिए, दूसरे हाथ से लेफ्ट फुट को हाथ की तरफ लेके जाएंगे और हैंड्स इन नमस्ते इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। अगर आपको लगे कि आपका बैलेंस नहीं हो रहा हो तो आप एक हाथ दीवार की तरफ या दरवाजे की तरफ कर सकते हैं। ये दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अगर आपको इजी पड़ रहा है तो आप उसका इस्तेमाल करके ये आसन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक पदासन के बेनिफिट्स क्या है। इससे आपके ध्यान देने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, आप ज्यादा अलर्ट रहेंगे, शरीर का संतुलन बेहतर होगा, आपकी नर्वस सिस्टम इंप्रूव हो जाएगी और आपकी स्पाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार का चैलेंज ये है कि एक पदासन पोस्चर में आप खड़े रहिए 10 सेकंड से ज्यादा। अगर आप खड़े रहते हैं तो इसका वीडियो बनाकर आप मुझे भेजिए। तो आई होप ये आसन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस से आपके ध्यान देने की क्षमता जरूर बढ़ेगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे, सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए, सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अक्षरों में छिपे संदेश, हिडन मैसेजेस के बारे में जानेंगे। अप्पू और बब्बन एक खेल खेल रहे हैं। अप्पू ने एक वस्तु छिपाई है
और बब्बन को वो वस्तु ढूंढनी है। अप्पू ने बब्बन के लिए कुछ चिट्ठियां लिखी हैं। बब्बन को वस्तु ढूंढने के लिए उन चिट्ठियों से सुराग मिलते जाएंगे। जब बब्बन ने पहली चिट्ठी को खोला तो उसमें इस तरह से कुछ लिखा हुआ पाया। बब्बन कुछ समझ नहीं पाया। बब्बन सोचने लगा, यहां तो अक्षरों में साफ साफ क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों, क्या आपको अप्पू की चिट्ठी में लिखा सुराग समझ आ रहा है? आइए अप्पू की पहली चिट्ठी को गौर से देखें। बच्चों, क्या आपको यहां किसी तरह का दोहराव नजर आ रहा है? यहां हर बार अ, आ इन अक्षरों को दोहराया गया है और हर दोहराव में अ, आ के बाद एक नया अक्षर नजर आ रहा है। अगर हम अ और आ के अक्षरों को छोड़कर केवल उनके बाद आने वाले अक्षरों को अलग से लिखें तो इन अक्षरों को पाएंगे। बच्चों, अब क्या आप अप्पू की चिट्ठी में लिखे सुराग को समझ पाए? बिल्कुल ठीक। यहां सुराग है पर्दे के पीछे। बच्चों, जिस तरह हमने आकारों, रंगों और संख्याओं से बने पैटर्न देखे, ठीक उसी तरह अक्षरों, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके भी हम अलग अलग मजेदार संदेश छिपा सकते हैं। अप्पू की चिट्ठी में भी अक्षरों के बीच एक छिपा संदेश, हिडन मैसेज है। बब्बन ने भी हमारी तरह अप्पू की चिट्ठी में लिखे अक्षरों में छिपे संदेश, हिडन मैसेज को समझ लिया और तुरंत अपने घर के पर्दे के पीछे छिपी दूसरी चिट्ठी को ढूंढ निकाला। अप्पू की अगली चिट्ठी में ये लिखा है। बब्बन दूसरी चिट्ठी देखकर चौंक गया। वो सोचने लगा, पहली चिट्ठी में तो केवल अक्षरों का घोटाला था, इस चिट्ठी में तो अंक और अक्षर दोनों एक साथ हैं। इसमें कौन सा छिपा संदेश, हिडन मैसेज हो सकता है? बच्चों, क्या आप बब्बन की मदद कर सकते हैं? क्या आपको अप्पू की दूसरी चिट्ठी में कोई छिपा संदेश, हिडन मैसेज नजर आ रहा है? अगर हम अप्पू की दूसरी चिट्ठी को गौर से देखें तो पाएंगे कि हर बार एक अंक और एक अक्षर लिखा है। क्या इन अंकों से आपको कोई छिपा संदेश, हिडन मैसेज मिल रहा है? यहां अंक घटते हुए क्रम में हैं, लेकिन उनसे कोई छिपा संदेश, हिडन मैसेज नहीं मिल पा रहा है। आइए अब हम अक्षरों को देखें। अगर हम अक्षरों को अलग से लिख लें तो हम ये लिखा पाएंगे। अब क्या आप इन अक्षरों में से
अगला छिपा संदेश, हिडन मैसेज ढूंढ पाए? जी हाँ, यहाँ अगला छिपा संदेश हिडन मैसेज है अलमारी के ऊपर। बच्चों, ये भी एक अक्षरों से बना छिपा संदेश हिडन मैसेज ही है। यहां अप्पू ने छिपे संदेश हिडन मैसेज में अंकों के बीच अक्षरों को इस तरह छिपा कर लिखा है कि हर अंक के बाद एक अक्षर लिखा है। बब्बन ने तुरंत छलांग लगाकर अपनी अलमारी के ऊपर देखा तो उसे वहां एक चमकीले कागज में लपेटा हुआ तोहफा मिला। दरअसल अप्पू ने बब्बन के लिए तोहफे में एक सुंदर टोपी छिपा रखी थी। बब्बन अपनी नई टोपी पाकर बहुत खुश हो गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने छिपे संदेश हिडन मैसेजेस के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।